चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज तारीख हो जाता है, कितना तारीख है? 8 मई 2025 है ना। तो 8 मई 2025 से जो भी करंट अफेयर्स बनेंगे सभी पर बातचीत करेंगे। देखते हैं क्या 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 करंट अफेयर्स है, आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। और सबसे पहला पेज पर देख लेते हैं कि कौन सा आज का हेडिंग लाइन क्वेश्चन है। हाल ही में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो ये आप लोगों को लगता है कि सभी ऑपरेशन का नाम आपको पता ही है कि कौन सा ऑपरेशन है, लेकिन इस पे बातचीत कर लेंगे, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो देखिए होता क्या कि अभी याद रहता है, शुरुआती अवस्था में क्या होता है, याद रहता है। अभी पूछ दें कि ऑपरेशन गंगा क्या है, तो बहुत सारे व्यक्ति मान के चलिए कि पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जब होता है तो वो याद रहता है, बाद में भूल जाता है। लेकिन ये लंबे दिनों तक याद रहेगा, आप लोगों को उम्मीद है कि लंबे दिनों तक याद रहेगा। चलते हैं, बातचीत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता हो रहता है कि कौन सा क्वेश्चन देते हैं, दिवस से। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस? एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत कब से होती है? तो 1996 से होती है। इसकी शुरुआत जो है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा शुरू की गई थी, जिसे अब जो है विश्व एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य जो क्या है, ये जो दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं हम लोग, तो इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं में खेलों विशेषकर एथलेटिक्स के प्रति क्या करना है, रुचि को बढ़ाना, और स्वास्थ्य के प्रति क्या करना है, जागरूकता फैलाना है। यह दिन जो है एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और सभी के लिए फिटनेस के विचार को क्या करती है, बढ़ावा देती है। क्या करती है? फिटनेस के विचार को क्या करती है, बढ़ावा देती है ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 मई को मनाया जाता है। ये जो आप खेल देख रहे हैं ये क्या है? दौड़ है, दौड़ के प्रतियोगिता है, लेकिन इसको एथलेटिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह का यदि आप क्रिया करते हैं या आप एथलेटिक्स का मान के चलिए कि आप दौड़ धूप करते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, स्वस्थ रहने का बहुत रहता है, लगभग संभावना ज्यादा रहता है ना, फिटनेस, है ना। यदि आप दौड़ रहे हैं अच्छे से, इसका मतलब है कि आप फिट हैं, है ना। तो फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके युवाओं को इससे जोड़ने की, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेरणा देने का ये काम करता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। चलते हैं आगे, प्रश्न बात करते हैं। और अगला प्रश्न ही है हम लोगों का है, यही प्रश्न आप लोगों को हेडिंग लाइन में था कि भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है ना। जो सैन्य अभियान किया गया उसका क्या नाम है? ऑपरेशन सिंदूर। उम्मीद है कि सभी को अभी पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो किस देश के खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ, है ना। तो क्यों चलाया गया, तो इसका वजह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो जानते हैं वो तो अच्छी बात है, यदि जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है हाल ही फिलहाल में जो पहलगाम में क्या होता है, आतंकी घटना होता है ना। और आतंकी घटना होता है तो यहाँ पर जो है कुछ जो भारतीय पर्यटक रहते हैं उन पे क्या कर दिया जाता है, आतंकी गोली मार दिया जाता है। ये सब आप कहानी जानते ही होंगे। हाँ, तो इसी वजह से जो है भारत सरकार के द्वारा जो है एक ऑपरेशन चलाया जाता है आतंकी के खिलाफ, है ना। तो और उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन सिंदूर। बात कर लेते हैं, ऑपरेशन क्या रखा है? ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। जो भी नाम रखा जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होती है, कारण होती है। तो आज चाहते हैं देख लेते हैं। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना है, पाकिस्तान और क्या लिखा है, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर। यहाँ पर मान के चलिए POJK लिखे है, या आप POK पढ़ सकते हैं। POK मतलब हो जाता है कश्मीर होता है, यहाँ पर JK मतलब लिख दिया है जम्मू कश्मीर लिख दिया है ना। नाम वही है, POK कह सकते हैं या पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर जो है ये क्या है, हम ही लोगों का है ना। लेकिन इस पे कब्जा कौन करके रखा हुआ है? पाकिस्तान कब्जा करके रखा हुआ है। तो पाकिस्तान कब्जा करके रखा हुआ है, और उस वहां पर जो है पनाह देता है, किसको पनाह देता है? आतंकवादी को, है ना, आतंकवादी को पनाह देता है। और आतंकवादी किसके खिलाफ काम करती है? भारत सरकार के खिलाफ काम करती है। और भारत में भी जो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे नेता हैं जो कि अलगाववादी नेता, अलगाववादी उसको बोला जाता है जो कि भारत से अलग होना चाहता है, और अलग होकर किस में मिलना चाहता है? पाकिस्तान में मिलना चाहता है। तो वो लोग जो है पनाह देता है, किसको पनाह देता है? आतंकवादी को पनाह देता है ना। तो भारत में जो मान के चलिए आतंकवादी हुआ है, तो ऐसा थोड़ा है कि वो अचानक आ गया है, कोई ना कोई उसको पनाह दिया होगा, तब ना मान के चलिए कि इतने दिनों तक वो रह रहा है, जंगलों में रह रहा है, तो खाना पीना कहाँ से खा रहा है? तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई उसको पनाह दे रहा है ना। गुप्त कोई व्यक्ति होंगे जो कि उसको पनाह दे रहा है, जम्मू कश्मीर वाले हों या कहीं के और के हों, लेकिन कोई ना कोई पनाह दे रहा है जिससे मान के चलिए कि उसको एक तरह से शरण मिल रहा है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग। तो मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर क्या किया जाता है? यहाँ पर सटीक हमला किया जाता है ना।
आप लोग पढ़ चुके होंगे प्रश्न, वैसे क्या कहते हैं पेपर में तो इतना कहानी आ चुका है कि आप लोग एक एक बात सभी जान जाते हैं। कितने बजे हमला होता है? रात 1:05 से 1:30 तक जो है बीच हमला किया जाता है। ये जो होता है हमला किस लिए होता है? वही पहलगाम आतंकी जो घटना होती है उसी पीड़ितों को, अब देखिए यहाँ पर लिख दिया है, पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा जो ऑपरेशन किया गया, कौन सा किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर, है ना। और 9 आतंकवादी शिविरों पर किया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है? 9 आतंकवादी शिविरों पर जो है निशाना बनाया गया है ना, और सफलतापूर्वक सभी को क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है ना। आइए बात कर लेते हैं, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको और कहानी थोड़ा सा बताता है। भारतीय सेना के जो कर्नल है कौन है? सोफिया कुरैशी। कौन है? सोफिया कुरैशी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सोफिया कुरैशी का है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये क्या है? सोफिया कुरैशी की तस्वीर है। और भारतीय वायुसेना विंग कमांडर कौन है? व्योमिका सिंह। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कौन है? व्योमिका सिंह है। तो आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं, और दोनों तस्वीर में आपको नाम आपको याद रखना है, सोफिया कुरैशी। ये जो आपको दिखाई पड़ रही है ये कर्नल है, ये सोफिया कुरैशी। हाँ लिखा हुआ आपको कर्नल लिख दिए हैं। ये जो कर्नल है कौन है? सोफिया कुरैशी है। और ये जो आपको दिख रहा है कि क्या है? ये वायुसेना के विंग कमांडर कौन है? आपको नाम क्या लिखा हुआ है इसका? व्योमिका सिंह। इन्हीं दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? नेतृत्व किया जाता है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर का जो अभियान चलाया गया इन्हीं दोनों के द्वारा चलाया गया है ना। तो इन दोनों का नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। अब महिला को ही क्यों चुना गया है? दोनों महिलाएं हैं, है ना। दोनों महिलाओं को क्यों चुना गया है और वजह है इसके पीछे। वजह हम आप जो अभी पूछे कि सिंदूर क्यों नाम रखा गया है, तो यहाँ पर जो आतंकवादी के द्वारा जो मारा गया था, किसको मारा गया था? पुरुष वर्गों को मारा गया। जब पुरुष वर्ग, और यहाँ पर आपको पता है कि धार्मिक वजह से जो है जब शादी होती है, हिंदू का जो शादी होता है, शादी के वक्त में जो है क्या होता है? सिंदूर का महत्व होता है, जो हिंदू रीति रिवाज है। तो सभी लगभग लगभग कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कि सभी कोई सिंदूर लगाते हैं, लेकिन लगभग जो है हिंदू रीति रिवाज की वजह से, यदि हिंदू रीति रिवाज से यदि आप शादी करते हैं तो सिंदूर लगाना अनिवार्य हो जाता है। यदि आप हिंदू रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं लगा सकते हैं। इसका जरूरी नहीं है कि लगाएगा ही कोई भी, ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि सभी हिंदू लगाएगा ही। तो रीति रिवाज के हिसाब से यदि आप शादी करते हैं तो हिंदू ये सिंदूर लगाता है, ठीक है। और आतंकवादी जो पहलगाम में आतंकवादी घटना घटती है उसमें जो व्यक्ति को मारा जाता है, किसको मारा जाता है? पुरुष वर्ग को, ठीक है। पुरुष वर्ग को जो मारा जाता है तो इसका मतलब है कि सिंदूर आपका क्या हो रहा है ना, खत्म हो गया है ना। तो सिंदूर एक तरह से आपका हट रहा है। इसी वजह से जो इस घटना को जो ऑपरेशन का नाम दिया गया है, सिंदूर नाम दिया गया। और महिलाओं के द्वारा खास करके आतंकवादी को बता रहा है कि मान के चलिए महिलाएं कमजोर नहीं है ना, तो महिलाएं कमजोर नहीं है और आपको मारेगा कौन? महिलाएं ही मारेगी, है ना। इसीलिए ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। और इसके जो नेतृत्व कर रही है, कौन कर रहे हैं? कर्नल सोफिया कुरैशी, है ना। तो सोफिया कुरैशी कर रही है, और क्या कहते हैं वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना। ऑपरेशन भारत में बहुत सारा चलाया गया है। ऑपरेशन अभी गंगा का नाम लिए थे, ऑपरेशन गंगा जो है, ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा आपको याद होना चाहिए, यूक्रेन में क्या होती है? यूक्रेन और सोवियत रूस नहीं कह सकता, रूस के खिलाफ क्या था? ये सोवियत, ये दिमाग में चल रहा था, सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता है रूस, ये यूक्रेन, है ना। अभी वर्तमान में मान के चलिए 1991 के बाद क्या होता है? यूक्रेन अलग हो जाता है और रूस क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। रूस से मान के चलिए सोवियत रूस से क्या होता है? 15 देश अलग अलग होता है। 1991 की ये घटना है ना। सोवियत संघ का क्या होता है? विघटन हो जाता है। उसी से निकलता है एक देश, कौन सा निकलता है? यूक्रेन निकलता है। अब आते हैं कहानी होती क्या है, यूक्रेन और किसमें युद्ध होता है? हम शॉर्ट में बता देते हैं, रूस में युद्ध होता है। तो वहां पर जो भारतीय छात्र थे या जो भारतीय किसी ना किसी कंपनी में कोई काम कर रहे थे, कहां पर? यूक्रेन में। तो उस पर हमला जब रूस के द्वारा किया जाएगा तो भारतीयों पर भी हमला हो सकता है ना। तो जब भारतीयों पर हमला हो सकता है तो इस तरह से भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि कोई भी भारतीय कहीं पर भी हो, इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं पर भी हो, उसका सुरक्षा देने का काम किसका है? भारतीय सेना का, कहीं पर भी, हाँ कहीं पर भी, ठीक है। तो भारतीय जो आप क्या कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री कह सकते हैं या जो भारत सरकार है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री रहेंगे उसका क्या कर्तव्य बनता है कि भारत का जो भी नागरिक है उनका सुरक्षा देने का काम कर बनता है ना। तो और सभी देशों में अपना दूतावास रहता है, ऐसा नहीं कि किसी देशों में दूतावास नहीं, जिस देश में मान से संबंध रहता है उसमें दूतावास रहता है, जहां हम लोग आ जा सकते हैं वहां। वही बात कर रहे हैं ऑपरेशन गंगा का ही। तो ऑपरेशन गंगा जो है, जब युद्ध होती है तो वहां पर जो भारतीय फंसे होते हैं तो वहां से जो लाने का काम होता है, ठीक है। सूचना दिया जाता है कि आप जो भी भारतीय हैं आप क्या करिए, यहाँ से आपको लेके चल जाइए, है ना। तो लेके चले जाइए तो एक ऑपरेशन चलाया जाता है, कौन सा? ऑपरेशन गंगा, जिसकी वजह से कुछ जो जहाजें होती है, जो एरोप्लेन है, वो कहाँ जाता है?
यूक्रेन जाता है और जो भी भारतीय हैं उनको बोलता है कि चलिए यहाँ से, है ना, सुरक्षा आपको आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप चलिए, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा फिर से आ जाइएगा। तो जो भी छात्र रहते हैं, जो भी कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, सभी को वापस लाने का भारत सरकार काम करती है। उसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन गंगा। इस तरह से बहुत सारा ऑपरेशन ऑपरेशन और नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन ये तो आपको हाल फिलहाल में हुआ है ना, ठीक है। वो 1951 में विघटन है, वो सोवियत संघ का विघटन है ना। ये आपको क्या कहते हैं, हाल फिलहाल की घटना है ना। हाँ, अभी भी युद्ध तो मान के चलिए बीच में चल रहा है, लेकिन ये आपको कह सकते हैं कि 2000, हाँ 2000 क्या है 22 का कह सकते हैं कि घटना है ना। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं, और आपको बात करेंगे ऑपरेशन, एक और ऑपरेशन की बात करें। अभी नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आगे आपको नाम मिलेगा, है ना। चलिए आइए प्रश्न पर बात करते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है, तो फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया। किसको चुना गया है, फ्रेडरिक मर्ज को चुना गया, है ना। तो आप लोगों को सिर्फ याद रखना है किसका नया चांसलर बना है, जर्मनी का, है ना। तो जर्मनी के रूढ़िवादी नेता जो है फ्रेडरिक मर्ज, जो है संसद के निचले सदन में कह सकते हैं दूसरे कह सकते हैं ये दूसरे दौर, हाँ दूसरे दौर के मतदान के दौरान कह सकते हैं ये बहुमत हासिल करते हैं, है ना। पहला में भी हासिल करते हैं और दूसरे में भी हासिल करते हैं, और इसी के तहत जो है नया चांसलर चुना गया है, कहाँ पर, जर्मनी में। और ये सब आपको याद जरूरत नहीं है, ये सब जो यूपीएससी वाले हैं उनके लिए जरूरत है कि इस बार मान के लिए 630 सांसदों में से कुल कितने जो रहते हैं, तो 325 जो है ये मतदान जीतते हैं, है ना। आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है वन लाइनर में, फ्रेडरिक मर्ज कहाँ के चांसलर बने हैं, जर्मनी के चांसलर बने हैं। और जैसे ही जर्मनी का नाम आता है तो जर्मनी के बारे में हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, यूरो मुद्रा चलती है। और यहाँ पर जो चांसलर है यही बने हैं, फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। और ये जो आप मैप देख रहे हैं ये किस महाद्वीप का हिस्सा है, यूरोप नहीं, वहां सभी देशों का अलग अलग नाम है ना, यहाँ पर चांसलर बोला जाता है ना, तो चांसलर होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पर क्या ये आपको यूरोप दिखाई पड़ रहा है, यूरोप में कौन सा, जर्मनी दिखाई पड़ रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये आसपास में देख लीजिएगा कौन कौन सा देश है, आपको मैप में दिया हुआ है। इससे आपको अधिक की जानकारी आपको पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में सर पढ़ाएंगे। और ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यही कौन दिखाई पड़ रहा है, जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज दिखाई पड़ रहा है ना, यही फ्रेडरिक मर्ज है जो कि चांसलर बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और ये जो प्रश्न आपको है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होना चाहिए। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट से क्या कर चुके हैं, संन्यास ले लिया है। कौन से खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, है ना। तो रोहित शर्मा जो है आपको टेस्ट से क्या कर चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं। तो भारतीय टीम के नियमित ये कप्तान थे, है ना। आपको क्या कहते हैं, वनडे के भी कप्तान थे, उसके बाद टेस्ट के भी कप्तान थे, और T20 से भी मान के चले, T20 के भी कप्तान थे, लेकिन T20 से ये पहले ही रिटायर हो चुके हैं, है ना। आइए देख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो भारतीय नियमित कप्तान जो रोहित शर्मा थे, हाल ही में ये क्या कर लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की ये घोषणा कर दिए हैं। और रोहित शर्मा टेस्ट प्रारूप में जो भारत के कह सकते हैं कि सफल बल्लेबाजों में से रहे हैं, ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलता है, सफल बल्लेबाजों में से रहे। देख लेते हैं कितने टेस्ट ये खेले हैं, तो कुल कितने टेस्ट खेले हैं, हाँ 67 है, ठीक है। 67 टेस्ट है, और उसमें से 12 में देखते हैं शतक लगाते हैं, 18 में क्या है, अर्धशतक है, तो अच्छा है। 40.57 का क्या कह सकते हैं औसत है। और कुल कितना रन बनाते हैं, 4301 रन बनाए हैं। ये टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये केवल टेस्ट की बात कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब भारत T20 विश्व कप जीतता है 2024 में, उसी वक्त रोहित शर्मा और साथ में विराट कोहली दोनों क्या कर लेते हैं, साथ में एक साथ लेते हैं, संन्यास लेते हैं, याद है ना। T20 प्रारूप से मान के चलिए जब विश्व कप जीता है गया 2024 वाला, है ना, उसी वक्त क्या कहते हैं दोनों एक साथ संन्यास ले लेते हैं। और आपको अब ये जो अभी दे रहे हैं ये किसके लिए दे रहे हैं, ये टेस्ट के लिए। ये अभी जो प्रश्न है ये किसके लिए है, टेस्ट, ध्यान रखना है। टेस्ट से हाल ही में संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन ये वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे। वनडे में क्या करेंगे, ये खेलेंगे, है ना। तो अभी वनडे से संन्यास नहीं लिए हैं। ये आप जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही रोहित शर्मा है। तो टेस्ट में अब इनका आपको शो नहीं देखने को मिलेगा, है ना। इनको हिटमैन के नाम से जाना जाता था, और सभी व्यक्ति कहते थे कि हिटमैन शो, तो आपको अब टेस्ट में नहीं देखने को मिलेगा। और किस में नहीं देखने को मिलेगा, T20 इंटरनेशनल में भी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपको खेलते हुए नजर आएंगे किसमें, वनडे में। अभी संन्यास की घोषणा नहीं, तो वनडे में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। वनडे टीम के ये कप्तान अभी तक में कप्तान रहेंगे। टेस्ट टीम के नए कप्तान आपको देखिए, इंग्लैंड दौरा आने वाले दिनों में घोषणा हो जाएगा कि इंग्लैंड दौरा जो भारतीय टीम जाएगी कहां पर जाएगी, अभी टेस्ट खेलने के लिए। IPL जब खत्म हो जाएगा तो जाएंगे इंग्लैंड जाएगी। तो इंग्लैंड के लिए आपको पता होना चाहिए कि अब नया कप्तान जब आएगा तो आपको घोषित हो जाएगा, तो आपको फिर से देंगे क्या चीज। तो आपको मान के चलिए कि नया कप्तान जब घोषणा होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लगभग उम्मीद है कि जसप्रीत बुमराह
लगभग बनने वाले हैं, ठीक है। कप्तान हो सकता है कि उम्मीद है ऐसा कि जसप्रीत बुमराह ही कप्तान बनेंगे, है ना। तो देखते हैं, तो जो जब नया कप्तान आएगा तब देखा जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है मूडीज, कौन सा बात कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं बात? मूडीज 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत? 6.3%। ये जो है पहले कितना प्रतिशत रखा था? 6.5%। आइए बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग जो है एजेंसी, किसका नाम है? सभी देखिए रिलीज करता है अलग अलग, है ना। क्रेसिल अलग करता है, मान के चलिए IMF अलग करता है, विश्व बैंक अलग करता है, सभी का अलग अलग है। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न इस तरह से पूछता है ना। बिहार दरोगा में ये प्रश्न पूछा गया इस तरह का, क्रिसिल वाला। बीपीएससी में आपको पूछा गया है क्रिसिल रिपोर्ट, है ना। ध्यान रखिएगा, देखिएगा बीपीएससी रिपोर्ट, बीपीएससी का जो क्वेश्चन इस बार का दिखाई पड़ेगा, जो कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है इस बार, है ना। जो पहला जो एग्जाम हुआ था पहली बार में, हाँ प्री वाला में, उसमें पूछा गया था, क्रिसिल रिपोर्ट पूछा गया था। तो मूडीज 2025 में जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है कितना घटाकर कर दिया गया है? 6.3%। पहले ये कितना था? तो 6.5%। ऐसा उम्मीद रखा गया था जीडीपी 6.5% रहेगा, लेकिन इसको घटाकर कितना कर दिया? 2 से घटा कर दिया 6.3% का। 2 नहीं घटाया, 0.2 घटाया है ना। तो आपको दिखाई पड़ेगा कितना दिखाई पड़ रहा है? 6.3 दिखाई पड़ेगा, याद रहेगा, ठीक है। किसका रिपोर्ट है? मूडीज का रिपोर्ट है ना। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये भी याद रखिएगा, ग्लोबल पॉलिसी ऑन स्टेबिलिटी और बिजनेस, ये रुकावट के लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे, चलिए मूडीज के अनुसार से तो रिपोर्ट, चलिए मूडीज लिखा चलिए रहने दीजिए। मूडीज के रिपोर्ट के अनुसार से ये जारी किया जाता है ना। अब देखिए इसका कारण यह है कि जो घटाया गया है वो लिखे है, घटाया क्यों गया? तो घटाया इसलिए गया है कि हाल फिलहाल में जो है भारत और पाकिस्तान में क्या हो रही है? लड़ाई नहीं हो रहा है, मतलब क्या कह सकते हैं कि संवाद के तहत कह सकते हैं कि संवाद वाला युद्ध चल रहा है ना, जिसके वजह से जो इस पे असर पड़ता है, विदेशी जो FDI है उस पर भी असर पड़ता है, इसका असर पड़ता है। क्योंकि उसको लगता है कि मान के चलिए कि अभी सही निवेश करने का दौर है कि नहीं है इंडिया में या पाकिस्तान में। इस तरह से इंडिया की बात हम अभी करेंगे, पाकिस्तान की बात तो नहीं करेंगे, इंडिया में। तो उसको लगता है कि मान के चलिए कि सही नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ कंपनी पीछे हट जाती है। जब पीछे हटेगी कंपनी, पीछे हटेगी तो क्या जीडीपी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगा, नीचे गिरेगा, है ना। इसी वजह से जो है जीडीपी का थोड़ा सा इसका पॉइंट घटा दिया गया है। तो मूडीज ने जो है यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है तनाव बढ़ने के कारण भारत की ग्रोथ रेट जो है इस पे भी असर क्या हो सकता है? पड़ सकता है। हालांकि मूडीज जो है 2026 के लिए भारत की ग्रोथ रेट जो है 6.5 रखा है। तो आप देखिए 2026 के लिए भी अब पहले ही घोषणा हो चुका है, कितना? 6.5। 25 के लिए भी 6.5 था, लेकिन 25 में क्या कर दिया गया है? जीडीपी को घटा करके 6.5 कर दिया गया। तो याद रहेगा जीडीपी वर्तमान में किसके अनुसार से? मूडीज के अनुसार से वर्तमान में कितना? 2025 का 6.3। उसके बाद क्या कहते हैं? हाँ 2026 का 6.5 याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश ने 2025 सुदीरमन कप, कौन सा कप है? सुदीरमन कप जो है हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? कह सकता है किसके द्वारा जीता गया है? चीन के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? चीन के द्वारा। और ये सुदीरमन जो कप है किस खेल के लिए संबंधित है? ये किस खेल से संबंधित है सुदीरमन कप? बैडमिंटन से। ये आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये किस खेल से संबंधित है? ये किस खेल से? बैडमिंटन से। बैडमिंटन खेलते हैं ना आप लोग, है ना। तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो चीन जो है 2025 में, ये चीन का एक क्षेत्र है, जियामेन का क्षेत्र है, चीन में आयोजित फाइनल में जो है दक्षिण कोरिया को 3-1 से जो हरा कर ये जो है 14वां सुदीरमन कप जीतता है। तो याद रहेगा ये 14वां बहुत ज्यादा जीत चुका है। चलिए नाम आता है चीन का, तो चीन के बारे में कल भी बात किए थे, एक बार फिर से बता दीजिए जल्दी से। चीन की राजधानी क्या है? जब चीन का नाम आया है बीजिंग है। राष्ट्रपति आपको कल भी बात किए थे शी जिनपिंग है। मुद्रा क्या है? कल बात किए थे रेन मिनबी है। और आपको कहानी बता चुके थे कि युआन क्या है और क्या कहते हैं रेन मिनबी क्या है। जिनको मान के चलिए कि नहीं वीडियो देखे होंगे कल का, तो एक बार फिर से PDF तक पढ़ लीजिएगा, है ना। तो याद रहेगा सुदीरमन कप किसके द्वारा जीता गया है? चीन के द्वारा। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित। हाँ दक्षिण कोरिया को हराने वाला का यदि आपको नाम नहीं भी याद रहता है तो कोई जरूरत नहीं है हराने वाला का नाम। हराने वाला का नाम उस वक्त याद रखिएगा जब भारत किसी को हराएगा, है ना। या कोई इंपोर्टेंट रहेगा, फीफा रहेगा, विश्व कप का कोई खेल रहेगा, तो उसमें दोनों का नाम याद रखना है, जीता कौन और उपविजेता कौन रहा। तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपको बहुत होता है, सिंगल होता है, डबल्स होता है, मिश्रित होता है बैडमिंटन में, है ना। तो सभी प्रकार का होता है, लगभग सभी में कौन सा जीता है? चाइना के द्वारा ही जीता गया, है ना। ये चाइना भाषा में देखिए लिखा हुआ है, कुछ पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? लिखा पता चल रहा है? ये चाइना में लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में नीचे में वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन, ये देखिए आपको एक ऑपरेशन का फिर से नाम आएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क
से निपटने के लिए 2025 में शुरू किए गए सीबीआई ऑपरेशन का नाम क्या है? कौन सा ऑपरेशन? सीबीआई के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। अभी आपको भारतीय सेना के द्वारा सशस्त्र बल का ऑपरेशन बताए थे, कौन सा ऑपरेशन था? सिंदूर था, है ना। और लेकिन अभी अब प्रश्न पूछेगा ना तो सिंदूर नहीं पूछेगा, उसको पता है कि सभी लड़का को क्या है, सिंदूर पता है ना, ठीक ना। पूछ देगा, ये पूछेगा, ठीक है, कि ऑपरेशन हॉक क्या है? क्या है ऑपरेशन हॉक क्या है ना। तो ये जो आपको दिखाई किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि सीबीआई के द्वारा ये चलाया गया है, ये किसके लिए चलाया गया है? तो ऑनलाइन बाल यौन शोषण, है ना। कौन सा? ऑनलाइन बाल यौन शोषण। बात करते हैं क्या होती है, पहले देख लेते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा जो वैश्विक ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो है ऑपरेशन क्या चलाता है? ऑपरेशन हॉक चलाता है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन हॉक चलाता है। और ये कब? ऑपरेशन 2025 में ही शुरू किया गया है, हाल ही में। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है सीबीआई ने जो है अमेरिका से प्राप्त इनपुट के आधार पर जो है ऑपरेशन हॉक शुरू किया। कहां से इसको इनपुट प्राप्त हो रहा है? अमेरिका से। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो है ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े, ध्यान रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन हॉक। तो ऑपरेशन हॉक जो है ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़ा साइबर अपराध नेटवर्क को जो सफलतापूर्वक नष्ट करने के लिए ये त्वरित कार्रवाई है। ये क्या है? जो भी व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ ये कार्रवाई किया जाएगा। कौन सा कार्रवाई? ऑपरेशन हॉक करवाया जाएगा, ठीक है। इससे पहले यदि देखते हैं तो सीबीआई ने जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ऑनलाइन बाल यौन शोषण मामलों के लिए, ठीक है, एक त्वरित प्रतिक्रिया के तहत जो है देखते हैं 2021 में एक ऑपरेशन चलाया गया था। 2021 में कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन कार्बन था। तो ये भी किसके खिलाफ है? अमेरिका नहीं बाबू, ठीक है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण याद रखना है कि बाल यौन शोषण के खिलाफ ही है ना। बात कर लेते कौन सा क्या होता है, बाल यौन शोषण क्या होता है, बात करते हैं ना। आपको पहले तो आप सुन लीजिए। ऑपरेशन क्या है? कार्बन चलाया गया था। और ऑपरेशन आपको दिखाई पड़ेगा, मेघ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लाइनिंग नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मेघ, कौन सा? ऑपरेशन मेघ और ऑपरेशन कार्बन और ऑपरेशन हॉक, ये तीनों किससे जुड़ा हुआ है? बाल यौन शोषण से जुड़ा हुआ है ना। ये किसका है? सीबीआई का। आइए बात कर लेते हैं बाल यौन शोषण क्या होती है ना। तो बाल यौन शोषण जो है आप लोग ऐसा देखते होंगे कि सामाजिक तौर पर कुछ ऐसे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति होते हैं कि जो कि छोटी बच्ची रहती है और छोटी बच्चे के मोबाइल पर क्या होता है? अश्लील चीजों को भेज दिया जाता है ना। अश्लील वीडियो, अश्लील चित्र कह सकता है, जो किसके भेज दिया जाता है? जो छोटी बच्ची रहती है उस पर भेज दिया जाता है। तो इस तरह का जो है एक अभियान जो ऑपरेशन हॉक जो दिखाई पड़ रहा है, तो अमेरिका से एक इनपुट प्राप्त होती है कि जो कुछ भारतीय हैं जो वहां पर रह रहे हैं, कहां पर? भारतीय जो कि अमेरिका में रह रहे हैं और भारत में जो रह रहे हैं, है ना। तो किसी का ना किसी का कोई संबंध रहता है। तो यहाँ पर जो कुछ जो लड़का क्या करता है, उस लड़की को क्या किया जा रहा है? गलत मैसेज दिया जा रहा है ना, गलत वीडियो भेजा जा रहा है और क्या कहते हैं, गलत अश्लील चित्रों को भेजा जा रहा है। और जब मान के चलिए लड़की शिकायत करने वाली रहती है, छोटी बच्ची रहती है, और जब मान के चलिए कि कहती है कि हम अपने माता पिता को दे देंगे या किसी को बता देंगे, तो उसको एक धमकाया जाता है। धमकाया ये जाता है कि यदि तुम किसी को बताएगी तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा वीडियो क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। और किसी न किसी तरह से मान के चलिए पहले बातचीत करता होता है, मान के चलिए कि कम उम्र की रहती है, तो वो अपना वीडियो किसी तरह से यदि कोई बना लेती है तो उसके पास आ जाता है। किसके पास आ जाएगा? जो हैक उसको किया हुआ है ना, जो उससे बातचीत कर रहा है, और उसके बाद मान के चलिए उसका उपयोग करने लगता है कि यदि आप मेरे से बात नहीं करिएगा तो क्या करेंगे आपको। या आप देखे होंगे कि लड़की सबसे भी कह सकते हैं कि लड़की सबसे पहले लड़का क्या करता है? बातचीत करता है तो आसानी से मान के चलिए कि जब बातचीत होता है तो होता क्या है, रिलेशन में जब रहता है तो कुछ भी वीडियो बना लेता है ना। ऑनलाइन मान के चलिए कि क्या कह सकते हैं उसको, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं ना। वीडियो कॉलिंग पर बात करती है, और वीडियो कॉलिंग पर जब बात करती है तो लड़का क्या कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। जब रिकॉर्ड करता है तो उसको क्या कर लेता है, बाद में अब क्या रहता है कि धमकाने का काम करता है। क्या काम करता है? ठीक है, लेकिन ये ऑपरेशन ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या जो चलाया जाता है, ये मान के चलिए किसके लिए? हाँ, बाल यौन शोषण के लिए। तो इसे ही काम करता है मान के चलिए कि लड़कियों के लिए। तो समाज की तरह से मान के चलिए कि ये शिकायत बच्ची किसके पास करे, ना शिकायत करे, इसके लिए ऑपरेशन सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। इसके तहत जो है भारत में जो है 2 केस जो इंपॉर्टेंट है, केस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 2 लड़के को पकड़ा गया है ना, एक क्या कहते हैं दिल्ली के लड़का है, एक क्या कहते हैं मंगलोर का लड़का है। दोनों को पकड़ के गिरफ्तार किया गया हाल ही में, है ना। तो ऑपरेशन हॉक के तहत। तो ऐसा काम यदि कोई करते हैं तो वो क्या है, अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चले आगे, और प्रश्न हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस देश में एशियाई विकास बैंक, आपको यह प्रश्न पहले ही करवा चुके हैं, देखिए एक बार फिर से। 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी जहां की भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 पर चर्चा की, तो ये कौन सा देश? इटली में। आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि निर्मला सीतारमण किस देश की यात्रा पर गई थी?
इटली के मिलान शहर में। तो वहीं पर क्या होता है यहाँ पर देखिए, तो इटली के मिलान शहर में जो है आयोजित एशियाई विकास बैंक का जो 58वां बैठक, याद रखिएगा कौन सा बैठक है, 58वां वार्षिक बैठक है। और केंद्रीय वित्त मंत्री हम लोगों की कौन है, निर्मला सीतारमन। और ये जो है आपको वहां जाती है ना, आपको पहले ही ये प्रश्न करवा चुके हैं कि निर्मला सीतारमन। और यहीं पर जो है जब वहां है तो किसके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेगी, इटली के साथ, है ना। तो मान के चलिए कि एशियाई विकास बैंक उस बैंक में क्या कहते हैं वार्षिक बैठक में एक तरह से कह सकते हैं भाग तो लेगी ही, लेकिन जब वहां पर गई तो उस देश के साथ भी मान के द्विपक्षीय वार्ता कर लेगी। और जब द्विपक्षीय वार्ता करेगी तो यहीं पर जो है कुछ ना कुछ एक तरह से कह सकते हैं रणनीतिक संबंध जो कह सकते हैं, रणनीतिक कार्य योजना के तहत 2025 से लेकर 2029 तक के लिए कार्यान्वयन और साझा वैश्विक लक्ष्यों पर प्राप्त करने के लिए दोनों देशों पर क्या होती है, वार्ता होती है ना। तो ये आपको याद रखना है, कौन से देशों से, आपको इटली से याद रहेगा, है ना। चलिए तो याद रखना है आपको।